हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्टिव पाठशाला अगेन। तो जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा था। तो मैंने वो छोटा सा लेक्चर बनाया था। तो अब इस लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि आपको एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, उसको क्यों पढ़ते हैं। और उसके बाद में वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊंगा कि वहां से हम एक्सेलरेशन को फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। देन आफ्टर आई विल कम टू काइनेमेटिक इक्वेशंस। मैं काइनेमेटिक इक्वेशंस को दो मेथड से कराऊंगा। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूफ कराऊंगा ग्राफिकल मेथड से, देन आफ्टर मैं कराऊंगा कैलकुलस मेथड से। ठीक है, तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कैलकुलस आता होगा, नहीं भी आता होगा तो मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। देन रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा और आफ्टर दैट मैं इसको बाइंड अप कर दूंगा। तो मतलब जो आपका चार्ज जो आज जो चैप्टर हो है आपका थर्ड वाला मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो आप फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और बचेंगे आप एक आध दो न्यूमेरिकल ले लूंगा उसमें, तो आपको एग्जांपल्स में समझा दूंगा। अब बचेगा आपका एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल्स। तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल तो सेकंड पार्ट के भी रह गए, 7 चैप्टर के। तो मैं क्या करूंगा ना कि आपको एक पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको क्वेश्चन आंसर, वो होगी एक लेक्चर के टाइप में ही होगा लेकिन पीडीएफ फॉर्म में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो बाद में। ठीक है, तब तक के लिए आप केवल थ्योरी पे फोकस करिए और कोई क्वेश्चंस है तो आप उसे मेरे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पे आप पोस्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं तब तक। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम आज बात करेंगे किसकी, एक्सीलरेशन की। तो हमने इतने सारे टर्म पढ़े, इतने सारे टर्म हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, वेलोसिटी पढ़ लिया, स्पीड पढ़ लिया, पाथ लेंथ पढ़ लिया, फिर हमें एक्सीलरेशन की क्या जरूरत पड़ी। मोशन तो हमारा भी हो रहा था, ऐसे टर्म से पढ़ने से भी हो रहा था। तो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट सेम वैसे ही आता है जैसे कि वेलोसिटी का आता है। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहां से अराइज हुआ, क्यों? क्योंकि जब हम देखना चाह रहे थे कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा फास्ट है, कम है, मतलब स्लो है, ज्यादा है, तो किसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमारा क्या पता चल रहा था कि एक वेलोसिटी टर्म आता है जो कि हमें ये बताएगा कि हाउ फास्ट द पाथ लेंथ चेंजिंग और डिस्प्लेसमेंट चेंजिंग। सेम यहाँ पर है, जो जब हमारी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, ठीक है, वेलोसिटी जब चेंज होती है हमारी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो हमारा क्या आता है, एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी मेरी किसी भी ऑब्जेक्ट की ज्यादा भी हो सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कम भी हो सकती है। लेकिन ये जो वेलोसिटी बदल रही है, तो जब उस टाइम पे जो साइंटिस्ट थे, जैसे जो कि गैलीलियो थे, गैलीलियो की एक स्टोरी है, मैं छोटी सी 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। तो उन्होंने जब ये इस बात का कॉन्सेप्ट चल रहा था कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मतलब अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी के दो रेस्पेक्ट थे। क्या कि तो वेलोसिटी या तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो, ठीक है, तो जब मेरी वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी तो वो क्या हो जाती है, डीवी ओवर डीटी। लेकिन कॉन्सेप्ट ये भी था कि अगर वेलोसिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ में अगर चेंज कर दें, पोजीशन की लेंथ के साथ में अगर हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो तब भी क्या एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे बात आई, गैलीलियो ने इसके पीछे क्या किया, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो उन्होंने देखा कि क्या हर ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशन ऐसी, इसके रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में, उन्होंने हर ऑब्जेक्ट के साथ में करने का ट्राई किया। तो उन्होंने एक फ्री बॉडी लिया और फ्री फॉल कराया, उसका एक बॉडी का फ्री फॉल कराया। तो फ्री फॉल कराने के बाद में उन्होंने एक वेलोसिटी को चेंज किया टाइम के रेस्पेक्ट में, एक बार वेलोसिटी को किसके रेस्पेक्ट में चेंज किया, डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में। तो उन्होंने वहां से देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज जो आ रहा था वेलोसिटी का, वो मोशन इज नॉट कांस्टेंट। ये मोशन कांस्टेंट नहीं आ रहा था, ठीक है, नॉट अ कांस्टेंट मोशन। लेकिन हमारा मोशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में निकाल रहा था, यहाँ पे मुझे जो मिल रहा था वो कांस्टेंट मोशन मिला। किनको, मुझे नहीं मिला, गैलीलियो को मिला। ठीक है, जो कि साइंटिस्ट थे, उनका नाम बहुत फेमस है, ये ऐसे एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया। तो फ्री बॉडी को वहां पे साइंटिस्ट कंफ्यूज में आ रहे थे कि हम वेलोसिटी को किसके रेस्पेक्ट में चेंज करें, पोजीशन के साथ चेंज करें या टाइम के साथ, क्योंकि हमारे पास दो टर्म अवेलेबल हो गए थे, ये डिस्प्लेसमेंट भी हो गया था, टाइम तो था ही पहले से। तो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में भी तो वेलोसिटी चेंज हो सकती थी। तो इसलिए हमने दोनों एस्पेक्ट में उन्होंने कैलकुलेट किया और पता लगाया कि ये जो होता है dv ओवर dt, ये हमारा क्या होता है कि कांस्टेंट मोशन हमें प्रोवाइड करता है, and rather than dv over dx because this represent a non constant motion। तो समझ में आई, एक छोटी सी स्टोरी गैलीलियो की। अब आपको रिलेटेबल लग रहा होगा, मेरे ख्याल से आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट क्यों जरूरी है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही क्यों है, डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं चलता हूं और सबसे पहले मैं एवरेज एक्सेलरेशन को आपको बता देता हूं कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा।
जैसे हमारा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था, वैसे अपना एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या है, इट इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन टाइम मान लो लिख दो कि डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और देखो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बनेगा, चेंज इन वेलोसिटी, तो डेल वी, चेंज के लिए वी डेल्टा आता है, पूरे में बताया था, और टाइम को चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा ऑपरेटर से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सेलरेशन कहां से आया, क्यों एक्सेलरेशन को हम चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं, कि जब मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में ना कि डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए इसका टर्म हमें एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में मिलता है। अब मैं यहां से इसकी एसआई यूनिट निकालूंगा, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट हमने निकाली थी, क्या थी, मीटर पर सेकंड, ये वाला इस टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, तो ये जो आपका कैलकुलेट होगा ये सेकंड नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है, एसआई यूनिट गलत है, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, तो ये आपका एक्सेलरेशन का यूनिट हो गया, क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में, तो आई होप अब तो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आपको इससे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने सबको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर रखा है, टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सारा मैंने गजब का लिख रखा है, वहाँ पे पूरा गैलीलियो की क्या स्टोरी थी, मैंने पूरा एकदम तरीके से लिख रखा है, अच्छे बेहतरीन तरीके से, आपको एकदम पढ़ते ही समझ में आ जाएगा अगर आपने ये क्लास देखी। ये क्लास देखना जरूरी है, अगर क्लास नहीं देखा है तो पीडीएफ में नहीं समझ में आएगा, तो ये क्लास देख के ही पीडीएफ डाउनलोड करें और वहां से डेटा लें। तो समझ में आया होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जैसे अपना वहां पे वेलोसिटी था, वैसे यहाँ पे क्या होता है, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, बस हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिखूंगा, ये मेरा एवरेज था, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को मैं a इज इक्वल टू, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सिंपल एक्सेलरेशन भी बोल सकता हूं मैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। हम क्या कर रहे थे, जो हम टाइम पीरियड ले रहे थे वो क्या कर रहे थे, छोटा करते जा रहे थे। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है क्या, इट इज द वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे उस वेलोसिटी में क्या चेंज है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसीलिए ये डेल टी हमारा किस में जाना चाहिए, टेंड्स टू जीरो जाना चाहिए, और हमारा डेल्टा वी अपॉन में क्या आएगा, डेल्टा टी। तो ये आपका जो ये जब टेंड्स टू जीरो जाएगा तो ये विद एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे टाइम पे हमारा चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको हम सिंपली क्या और भी क्या कह सकते हैं, सिंपल एक्सीलरेशन। सेम टू सेम वैसा ही है स्पीड और वेलोसिटी की तरह। तो जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को क्या बोल रहे थे, सिंपल वेलोसिटी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी को वेलोसिटी नहीं बोल सकते, सेम टू सेम यहाँ पर भी है, एवरेज एक्सेलरेशन को तो हम एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते, लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन बोल सकते हैं। तो ये जब हमने मैथमेटिकली इसको लिखना चाहूंगा तो ये लिमिट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, dv ओवर dt। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफिकल और न्यूमेरिकल दो मेथड मैंने बताए थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के, तो इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, ग्राफिकल और न्यूमेरिकल, दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में ये यूज करेंगे, ग्राफिकल में हम क्या करते हैं, इस डेल्टी को छोटा करते जाते हैं, जो मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में आपको कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे भी वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो ये था पूरा एक्सेलरेशन का थ्योरी। ठीक है, ये आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूँ। ठीक है, सपोज आपका वेलोसिटी का एक फंक्शन दे रखा था 7t3, आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, तो एट t इक्वल टू 2 सेकंड पे फाइंड करना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल dv ओवर dt निकालेंगे, इसका क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग, इसकी जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, तो 7 मल्टीप्लाई जो 3 था वो कहाँ आ गया, आगे मल्टीप्लाई
t की पावर 1 कम हो जाएगी तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचा 2, तो ये आपका 21 t²। तो ये जो एक्सेलरेशन आया है आपका, ठीक है, तो एक्सेलरेशन का क्या आ गया, फंक्शन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन के फंक्शन में लेकिन हमें कितने में फाइंड करना है, 2 सेकंड पे। तो एट 2 सेकंड, एट t इक्वल टू 2 सेकंड, a of 2 will be 21 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 टू 4 और 4 हो जाएगा 4 टू 8, ये आपका आ गया मीटर पर सेकंड। आयत की बात को समझ में आया होगा, ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकंड में था। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल मेथड से क्या निकाल सकते हैं, उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा और उसी एग्जांपल से मैं देखिए आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों फाइंड करके दिखाऊंगा। इफ वी हैव अ पोजीशन फंक्शन, अगर आपके पास में पोजीशन का फंक्शन है या डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। और ध्यान रखिए जब मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, इंस्टेंटेनियस, ना कि एवरेज। अगर मैं एवरेज बोलूंगा तभी आप एवरेज निकालेंगे। तो आप इसे पॉज करके लिखिए, मैं आगे तो मैं भी कोई अपनी तरफ से भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि मेरे पास अगर डिस्प्लेसमेंट का सपोज फंक्शन दिया है और मेरा जो फंक्शन है वो है 4t³, ठीक है, और मुझसे बोला गया है कि एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों को फाइंड करिए। अब जब भी एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोल रहा हूँ मतलब इंस्टेंटेनियस, बार बार बोल रहा हूँ मतलब ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर जब उन्हें वेलोसिटी लिखा मिलता है तो वो समझ नहीं पाते हैं कि इंस्टेंटेनियस निकालना है या एवरेज निकालना है। तो बार बार मैं इसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ। तो ये जब हमारा x ऑफ t दिया गया और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो सिंपल हमें न्यूमेरिकल मेथड फाइंड देखना है अपना। तो न्यूमेरिकल मेथड कैसे लगाऊंगा मैं, सबसे पहले मैं क्या निकालना चाहूंगा, इसका xt से मैं सबसे पहले वेलोसिटी निकालूंगा। तो v ऑफ t के लिए मैं क्या करूंगा, dx ऑफ t ओवर dt, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो होता है अपना वेलोसिटी। तो मैं सिंपल इसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। देखो ये मैंने इसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट। तो ये कितना आ गया, 4 3 12 और t का स्क्वायर, ये आपका मीटर पर सेकंड में क्या आ गया, ये मीटर में। तो ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया। अब मैं अगर यहीं पे बोलता कि फाइंड एट t इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड में फाइंड करो, तो तुम सिंपल t की वैल्यू क्या रख देते, 2, ये कितना आ जाता है, 2 2 4 4 12 4 48, ये आपका आ जाता है मीटर पर सेकंड। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी हम वेलोसिटी का फंक्शन निकाल चुके हैं। अब ये मत गलती करने देना कि ये जो मैंने वेलोसिटी यहाँ निकाला है इसकी वैल्यू निकाल दो, तुम क्या करना है, फंक्शन को रखना है, d ओवर dt 12t², ठीक है। तो ये आ जाएगा 12 × 2 t, तो ये आ जाएगा 24 × t, ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर हमें एट t इक्वल टू 2 सेकंड फाइंड करना है तो आपका a ऑफ 2 क्या आ जाएगा, 24 × 2, ये कितना आ गया, 2 4 8, 2 2 4 आ गया मीटर पर सेकंड। तो सिंपल है चीज, ठीक है, समझ में आया होगा आयो। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक, तो हाँ ये देखिए आपको 48 48 दोनों सेम आ रहा है, कोई बात नहीं, आ सकता है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस तरीके से आप न्यूमेरिकल मेथड से इंस्टेंटेनियस निकाल सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको समझाने वाला हूँ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको पोजीशन और टाइम ग्राफ पढ़ाया था, वैसे ही वेलोसिटी और टाइम ग्राफ भी एक बहुत ही अच्छा टूल है, क्या बताने के लिए, मोशन की प्रॉपर्टीज को बताने के लिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है किस तरीके का एक्सेलरेशन को फॉलो कर रहा है क्या है करके, ठीक है। तो मैं इसका स्टोरी आपको पूरा बताता हूँ। तो जैसे मैंने पोजीशन और टाइम ग्राफ आपको पढ़ाया था, तो मैंने उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताई, मैंने आपको स्लोप बताया था। तो स्लोप निकालना मैंने क्या बताया था कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, यही तो होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो सिंपल अगर मैं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करूंगा तो वहां पे जैसा आपका y में क्या था, x था, लेकिन मैं आपको बना के लिख देता हूं, ये मेरा y एक्सिस होती है और ये मेरी क्या होती है x एक्सिस। तो वहां पे y एक्सिस पे आपका क्या था, x मतलब कि ये मीटर में था, और यहाँ पे आपका क्या था, k मतलब कि ये सेकंड में था। तो ये किसका था, पोजीशन और टाइम का ग्राफ। तो जब मैं पोजीशन और टाइम का ग्राफ में जब मैं चेंज निकालूंगा, मतलब डेल x ओवर डेल t निकालूंगा, तो ये मेरी क्या थी, वेलोसिटी थी। तो मतलब ये स्लोप जो था इसका, ये कुछ भी अगर यहाँ पे ये था तो इसका जो स्लोप था वही तो मेरा था क्या,
वेलोसिटी था। लेकिन अगर जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेलोसिटी और टाइम कर रहा हूँ, तो जो मेरा वाई एक्सिस है उस पर मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी को, और जो मेरा एक्स एक्सिस है उस पर मैं ले रहा हूँ टी मतलब टाइम को। ये सेकंड में है मेरा, ये मीटर में। तो जब मैं यहाँ पे किसी भी चीज का स्लोप निकालने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं जब स्लोप निकालूंगा तो चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन वाई, और यही मेरी क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो मैं इसको ए बार से लिख दूंगा, यही लिखा गया। देखिए, तो सिंपल मैं आपको रिलेट करना चाह रहा था कि आपको ये दोनों चीजें याद रहे, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है। तो पोजीशन और टाइम ग्राफ को हमारा जो स्लोप निकालेंगे हम उसका, तो हमारा क्या देगा, वो एवरेज वेलोसिटी को देगा। लेकिन इस यहीं पे अगर मैं वेलोसिटी और टाइम का अगर मैं स्लोप निकालता हूं, तो वो हमको क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा। तो कहने का मतलब ये था मेरा कि मैं इस ग्राफ को बना के मैं बता सकता हूं कि मेरा वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कांस्टेंट है। सेम टू सेम इस ग्राफ को ड्रॉ करके मैं बता सकता हूं कि जो मेरा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, या फिर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बता सकता हूं ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो स्लोप कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ है ना, तो ये नेगेटिव हो गया, मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप मेरा कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, तो ये मेरा एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो मैं आपको 2-3 ग्राफ बनाता हूँ और वहां से समझाता हूँ आपको कि कैसे स्लोप नेगेटिव हो रहा है, कैसे पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको पॉज करके लिखिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल मैंने नोट्स में नहीं लिया है, तो आप इसको लिख लेना, पॉज करके लिखिए। ओके, तो मैं आपको पढ़ाना था वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। लिखिए फर्स्ट, सेकंड और 3 ग्राफ यहाँ पे पोजीशन और टाइम के, ध्यान से समझना। तो ये मेरा वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में होगा, ये मेरा टाइम है सेकंड में होगा, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में। लिख नहीं रहा हूँ, लिख लेना। तो यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम में मैंने एक ग्राफ ऐसा बनाया, एक ग्राफ ऐसा बनाया, और एक ग्राफ मैंने ऐसा। तो आपको यहाँ से क्या ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, मैं वो चीज बताऊँ। मैंने क्या किया, इसका मैंने स्लोप निकाला। तो मुझे पता है कि जब भी मैं स्लोप निकालता हूँ, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी इन टाइम ग्राफ इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। और यहाँ पे मेरा स्लोप क्या है, देखिए नेगेटिव। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ जो स्लोप मेरा है वो कैसा है, नेगेटिव। तो मतलब एक्सेलरेशन भी मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव साइड में जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्सेलरेशन। और डी एक्सेलरेशन का एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। तो आपको कहीं रिटार्डेशन अगर वर्ड लिखा मिल जाता है किसी न्यूमेरिकल में या किसी क्वेश्चन में, तो समझ लेना वहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात हो रही है। अब आती है बात यहाँ पे, यहाँ पे मैंने स्लोप निकाला, तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बहुत आसान है पहचानना। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा स्लोप है वो मेरा कैसा स्लोप है, पॉजिटिव, मतलब यही तो मेरा एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है मेरा वो कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब मेरा जो v का वैल्यू है वो कैसा है, यहाँ पे कांस्टेंट है। तो जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो जब मैं यहाँ पे स्लोप निकालने जाऊंगा तो मुझे इसका स्लोप क्या मिलेगा, जीरो। स्लोप जीरो, तो मतलब एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो फिगर है वो किसका है, जीरो एक्सीलरेशन। ठीक है, जब जीरो एक्सीलरेशन मतलब a इज इक्वल टू dv ओवर dt जब आपने किया होगा तब जब क्या रहा होगा, जीरो। और वैसे भी आप जानते हैं कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, जीरो। जैसे कि मैंने उसमें किया था पोजीशन टाइम ग्राफ में, तो मैं वेलोसिटी निकाल रहा था तो dx ओवर dt मैंने क्या रखा था, x की वैल्यू कांस्टेंट 4 लिया था। तो वो 4 को तुम डिफरेंशिएट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये था आपका वेलोसिटी और टाइम ग्राफ। तो किसी भी आपको ग्राफ दिया गया है तो सिंपल आप उसका स्लोप निकाल दो, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा। अब एक वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का एक बड़ा ही अच्छा लॉजिक है, मैं उस लॉजिक को और समझा देता हूँ क्या है। ध्यान से देखना, वीटी ग्राफ, एक लाइन लिख रहा हूँ फिर उसको मतलब बताऊंगा। एरिया अंडर कर्व ऑफ वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। बड़ी अच्छी बात लगती है मुझे, बड़ा मजा आता है इन सबको पढ़ने में। कैसे, आप जब इसका एरिया निकालेंगे, मैं सपोज ये मेरा वीटी ग्राफ था,
और इस वीटी ग्राफ में मैंने आपको एक कर्व ड्रॉ कर दिया, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस लाइन के अंडर पे, सपोज यहाँ तक ये लाइन थी, तो इस लाइन के अंडर में मेरा कितना एरिया है, इस एरिया को मैं क्या कर लेता हूँ, कैलकुलेट कैसे भी कर लेता हूँ, इसको डिवाइड कर दूंगा, इसका ट्राइंगल ये रेक्टेंगल, इसको उस तरीके से कोऑर्डिनेट करके कर लूंगा, फाइंड कर लूंगा। तो जो मेरा इसका एरिया आएगा वो मेरा नथिंग होगा, मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट है। बढ़िया। तो मतलब आपको अगर वीटी ग्राफ पता है तो एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकते हो आप, साथ साथ में उस बॉडी का या उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट भी बड़े आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो हो गई ऊपर ऊपर की बात, अब सब फील फैक्टर भी तो चाहिए ना, फील कराइए कि कहाँ एरिया ऑफ द दिख रहा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। ले लिए, मैंने एक ग्राफ ले लिया सिंपल सी, ये मेरा वेलोसिटी है और ये मेरा टाइम है, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, समझ रहे हो, ये मीटर पर सेकंड है, ये सेकंड है। अब मैंने इसमें क्या किया, मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जिसकी मैंने जो वेलोसिटी थी वो u दे दी। अब मैंने बोला कि ये यहाँ पे जाके क्या हो गया है, स्टॉप, मतलब यहीं तक केवल जा रहा है। और मैंने आपको बोल दिया जो ये 0 है तो ये आपका टाइम क्या है, t है। तो आप अगर ध्यान से देखें इसको, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बोला था यहाँ पे, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इस ग्राफ का क्या निकालने वाला हूँ, एरिया, मतलब इतनी जगह का मैं क्या निकालने वाला हूँ, इसका एरिया निकालने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो मैं जब एरिया निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे लेंथ क्या है, t, और जो मेरी ब्रीथ है वो क्या है, u। तो ये आपका क्या आ गया, ut आ गया। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये ut होता क्या है, ये ut क्या होता है, u मीटर पर सेकेंड, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कटेगा, ये क्या आ गया, मीटर। तो मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्प्लेसमेंट की। आई बात समझ में। तो ये होता है मजा। और आप वैसे भी देख सकते हो, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, वही तो चीज थी ये यूटी, v इंटू डेल टी क्या है, यूटी, v डेल एक्स। तो यहाँ डेल से डेल हटा दिया है, चेंज हटा दिया, सिंपल मैंने सिंपल डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो ये आपका क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में, फील आया, मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको कि कैसे करके मैं क्यों बोल रहा हूँ इस लाइन को ये। ठीक है, तो मैं इसका बड़ा अच्छे से मैं इस चीज का यूज करूंगा क्वेश्चंस में। तो मेरा वीटी ग्राफ मिलेगा मुझे, और वहां से एक्सेलरेशन भी फाइंड कर दूंगा, वेलोसिटी देख के बता दूंगा, मोशन बता दूंगा किस तरीके का हो रहा है, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी बता दूंगा। तो इतना तगड़ा इसका फायदा होता है किसका, वीटी ग्राफ का। तो ग्राफिकल मेथड मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में एक चीज से तुम कई चीजें निकाल सकते हो। देखो आप इस सामने, तो ये चीज आप ध्यान रखना कि वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, एरिया जो होता है वीटी ग्राफ का वो आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी। तो उस बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है अंडर सम कंडीशन, वो आपको निकल के पता चल जाएगा। तो आपको मजा आया होगा, समझ में आ रहा होगा, फिजिक्स अच्छी लग रही हुई है वो। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इंटरेस्टिंग रहे, मजा आएगा, पढ़ेंगे हम दोनों सब साथ में पढ़ेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था, आप इसको नोट करिए, पैथागोरफ करता हूँ। ठीक है, पाउस करिए। ओके, तो अब मैं आता हूँ डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे। काफी बच्चे इसका इंतजार भी कर रहे होंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन कब आएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन। कुछ भी बोल लो, बात ठीक है, क्योंकि काइनेमेटिक्स है क्या, मोशन ही है। मोशन के वेज बताता है कि किस तरीके से मोशन को समझ सकते हैं, यही तो स्टडी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन ही बताया था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, रिमेंबर होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन, अब ये इक्वेशन ऑफ मोशंस की क्या जरूरत थी फिजिक्स में, जब इतना सारा सब चीज पढ़ लिया, वही रिलेटेबल वाली बात। तो मोशंस की जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो हमें इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि अपने पास में कोई कोलैबोरेटेड रिलेशन नहीं है। आपने देखा होगा, हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अलग रिलेशन, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अलग रिलेशन। ठीक है, तो हम ये चाह रहे थे कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, टाइम, क्यों ना हमें ऐसा कोई रिलेशन हम फाइंड करें जिसके साथ में ये सारी की सारी इक्वेशंस हमें क्या मिल जाए, एक फॉर्म में पता चल जाए, और उन इक्वेशंस का हम लोग क्वेश्चंस में यूज करके सिंपली हम क्वेश्चन को क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। तो इसलिए हम इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, हम लोग डेराइव करते हैं। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या, दीज आर द
रिलेशंस, दीज आर रिलेशंस। अब ये रिलेशंस किसके हैं, रिलेशंस ऑफ, ये किसके हैं, देखो मैं एक करके लिखता हूँ, जो हमने पढ़ा सब लिखूंगा। सबसे पहले तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक, एक्स क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, वी आपका क्या हो गया फाइनल वेलोसिटी। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ मतलब इंस्टेंटेनियस, यू आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, कुछ इनिशियली जो स्टार्ट किया होगा कुछ रफ्तार होगी, देन एंड जब किया होगा तब फाइनल वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी होगी। इसी बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो आपका एक्स हो गया, कुछ टाइम होगा आपका, इतने टाइम तक उसने ट्रेवल किया तो वो टाइम टी हो गया, कितने एक्सेलरेशन के साथ में किया तो उसके लिए आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं टर्म होते हैं, एक इन्हीं टर्म को हम क्या करते हैं कंबाइन करते हैं और एक क्या निकालते हैं एक रिलेशन फाइंड करते हैं। उन्हीं रिलेशंस को, उन्हीं इक्वेशंस को हम लोग क्या कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर काइनेमेटिक इक्वेशंस। आई बात समझ में? तो लेट्स स्टार्ट करें इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करते, ठीक। तो सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास में v इज इक्वल टू u प्लस at, नाम मैं सब लिख दिया हूँ, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम। तो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ सारी इक्वेशंस के लिए क्या देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करने वाला हूँ वो यूजिंग ग्राफिकल मेथड है। आप लोगों को मन में आ रहा होगा सर दो मेथड होते हैं क्या, बिल्कुल दो क्या और भी होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे जो पढ़ने हैं वो दो ही पढ़ने हैं, एक क्या है ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और एक कैलकुलस मेथड पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं ग्राफिकल मेथड से बताता हूँ। तो जब ग्राफिकल मेथड है तो पहले ग्राफ बना लेते ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट को मूव करा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना इस ग्राफ को, ये मेरा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u थी, और वो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा था, और जो एंड पे जाके कहां पे यहाँ पे जाके क्या हो गया वो रुक गया, ये यहाँ पे जाके वो स्टॉप हो गया, और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी है वो मैंने बता दी कि v है। तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये फाइनल वेलोसिटी होगी। यहाँ ये जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस टाइम की वेलोसिटी है t इक्वल टू 0 की, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो अभी किस टाइम की है t1 इक्वल टू 0 एंड t2 इक्वल टू t की। मतलब एट 0 सेकंड पे इनिशियल वेलोसिटी u है उस ऑब्जेक्ट की, एट t टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या है v है। तो इसका स्लोप आपको क्या देता है एक्सेलरेशन, बताया ना, तो ये आपका एक्सेलरेशन है। इतनी बात समझ में आई, इतना उस पर ध्यान देना, ठीक है। अब जो मैं बोलूंगा वो इसी ग्राफ के जरिए बोलूंगा और यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये होती है, अब इसको निकालते कैसे ध्यान से देखिए। मैंने आपको पढ़ाया था क्या एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर वो आपका किस तरह का एक्सेलरेशन है ए, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने डेल v ओवर डेल टी। तो जब मैं इसको अलग अलग लिखूंगा तो मतलब v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। तो जो वेलोसिटी है यहाँ पर, तो जो वेलोसिटी v2 है वो मेरी क्या है फाइनल वेलोसिटी जिसको मैंने v बोला है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या है u है जिसको मैंने u बोला है। वेलोसिटी v एट t2 टाइम कितना है t, एट t1 टाइम कितना है 0, तो यहाँ से क्या है अपना v माइनस u अपॉन t जो कि किसके बराबर है एक का t से मैं कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये कैसे आ गया at इज इक्वल टू v माइनस u, सिंपल मैथ। यहाँ से मैं v का वैल्यू निकालूंगा तो u माइनस u इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा u प्लस at, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आई, बिल्कुल इजी है। तो मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट रिलेशन बोलो, फर्स्ट रिलेशन जो है वो कहां से डिराइव होता है बेसिकली डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो आपको डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन बड़े अच्छे से पता होना चाहिए कि चेंज इन द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, उसको रखिए आप। और मैंने जो फिगर बताया है कि इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 पे u है, एट t इक्वल टू t पे v है, सिंपल वैल्यू रखा और वहां से एक रिलेशन पता चला जो कि क्या है v इज इक्वल टू u प्लस at। मतलब कि इन चार टर्म में, चार लिख रहे हैं v u और at, यही चार अननोन क्वांटिटी है। तो जब भी मुझे इनमें से कोई तीन टर्म पता होंगे और एक नहीं पता होगा तो मैं एक क्या कर सकता हूँ कैलकुलेट कर सकता हूँ, इसीलिए ये रिलेशंस हम लोग यूज करते हैं। आई होप कि पहला वाला समझ में आया होगा। अब ज्यादा ना टाइम लेते हुए मैं सेकंड समझा देता हूँ आपको।
सेकंड देखिए क्या है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि जो वेलोसिटी और टाइम है उसका जो ग्राफ का एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे देखिए वही करने वाला हूँ। क्या मैं यहाँ पे इसका क्या निकालने वाला हूँ, एरिया निकालने वाला हूँ। ये और ये अलग अलग निकालूंगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा जो इस कर्व के अंदर में जो एरिया बन रहा है वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका पूरा एरिया निकालने वाला हूँ, ये शेडेड रीजन जो मैंने कर दिया। तो इसको मैंने क्या कर लिया, टू पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऊपर वाला ट्रायंगल है, नीचे वाला स्क्वायर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा, उस डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे लिख दिया, एक्स, क्योंकि यहाँ पे मैंने माना है कि डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, एक्स। अब इसमें दो चीजें हैं, एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल, जो भी है रेक्टेंगल है, ठीक है। तो जब अगर मेरा ये u है इतना, ये मेरा फुल कितना है, v है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, केवल इतना v माइनस u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस मेरी v है, ये u है, तो ये कितनी हो जाएगी, v माइनस u। तो ये मेरा v माइनस u हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस मेरा कितना है, t, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, t, तो ये t हो गया मल्टीप्लाई, हाइट कितना है आपका, v माइनस u, तो ये आपका हो गया v माइनस u प्लस। अब मैं निकाल रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, तो यहाँ पे जो लेंथ है आपकी वो कितनी है, t, ब्रीथ कितनी है, ये जो ब्रीथ है यही तो ब्रीथ है, u, ये हो गया आपकी u, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या लाके आना है, एक एक्सेलरेशन का टर्म लेके आना है। तो एक्सेलरेशन का टर्म कैसे बना सकता हूँ मैं, अगर इसमें t से ऊपर नीचे क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई। तो जब मैं t से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ t था, t स्क्वायर हो गया, और नीचे t आ गया, तो ये हो गया 1/2 t स्क्वायर और v माइनस u अपॉन t। अभी अभी हम लोग देखे थे v माइनस u अपॉन t क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो ये आपका a आ गया प्लस ut। तो यहाँ से मुझे एक एक्सेलरेशन मिलता है, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square. This is the second relation, or we can say that second equation of motion or second kinematic equation. X is equal to ut plus half at square. तो समझ में आया। तो देखो कितना इसका इम्पोर्टेंस था। ये जो vt का ग्राफ का जो एरिया होता है, दिस नथिंग बट इट इज अ डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इसका सिंपल एरिया निकाला, तो सिंपल एरिया से मैं इसको डेराइव कर दिया। तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का कोई भी टर्म नहीं है। तो अगर हमारे पास कोई डेटा आता है और जिसमें फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की नहीं दी गई है, तो वहां से क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल वेलोसिटी या एक्सेलरेशन, जो तुम्हें चाहिए, जो आपको चाहिए वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। इसको आप लिखिए, मैं थर्ड, ओके। तो आप समझते हैं थर्ड इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन पहले लिख देता हूँ कि होती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो इसको हमें डिराइव करना है, देखिए कैसे। तो कुछ देर पहले जब मैंने इस सैडेड रीजन का, ये मैंने दोबारा बनाया ग्राफ, तो ये जो सैडेड रीजन था इसका मैंने क्या निकाला था, एरिया निकाला था। एक बार और निकालता हूँ। तो जो एरिया x, एरिया को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, तो जो एरिया आया था वो अपना क्या आ रहा था, 1/2 बेस इनटू हाइट जो कि v माइनस u थी, ठीक है, और इनटू बेस तो t था। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया, एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था, t इनटू u, तो t इनटू u, यही तो आ रहा। अब मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, आगे पीछे कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 vt 1/2 ut, तो ये ut है। तो ut में सॉल्व कर रहा हूँ, ये 1 है, ये हाफ है, तो 1 में से हाफ जाएगा, क्या बचेगा, प्लस का हाफ बचेगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसमें से 1/2 को कॉमन कर लिया और t को कॉमन कर लिया, तो मेरे पास क्या बचा, v प्लस u, यही बचेगा। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था क्या, कि जो v होता है वो क्या होता है, u प्लस at। तो अगर क्यों ना मैं यहाँ से t की वैल्यू निकालूंगा, तो v माइनस u इज इक्वल टू क्या आएगा, at। तो यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू, सॉरी t का वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, v माइनस u डिवाइडेड बाई a। इसी t की वैल्यू मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि जो मेरे पास रिलेशन है उसमें t अवेलेबल नहीं है। तो आपको कभी डेराइव करना हो ना, तो ये तीन इक्वेशन तो आपको याद ही हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो बहुत बार इस्तेमाल होती है, इक्वेशन याद हो जाती है। लेकिन जब डेराइव करने के लिए आपको 11th क्लास या 12th क्लास में जब क्वेश्चन आए,
तो आप क्या करना, इन इक्वेशन को ये देखना कि कौन सा वेरिएबल नहीं है, इसमें टाइम नहीं है, तो इस इक्वेशन में से हमें टाइम को क्या कर देना है, वेनिश, हटा देना है। तो आप सिंपल इसको टी को हटाइए यहाँ से, तो ये क्या आएगा अपने टी की जगह पे v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, और v प्लस यू तो पहले से ही है, इधर पे क्या है x, अब ये 2 और a को इधर ले आओ, तो ये क्या हो गया तुम्हारा 2ax, ये क्या हो गया v माइनस यू और v प्लस यू, ये तो सबको बचपन वाला प्यार है, मतलब फॉर्मूला है। तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 2ax। देखिए ऊपर क्या सेम लग रहे हैं, बिल्कुल भाई सेम लग रहे हैं। तो ये आपका हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लिख देता हूँ यहाँ पे तो कंफ्यूजन ना हो, ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। इस फॉर्मूले का यूज किया और इसको लिख दिया, तो इसको इधर लिख लो, इसको उधर लिख लो, थोड़ा अरेंजमेंट से क्या हो जाता है, अच्छा लगता है। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वी कैन से द थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। आई होप कि तीनों इक्वेशन समझ में आई होंगी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सॉरी, तो ये होता है आपका ग्राफिकल मेथड। जितना इजी हो सकता था मैंने उतना इजी इसको बनाया है, ज़्यादा टफ नहीं किया है। आपको बस ऐसे डेराइव करने के लिए क्या करनी है, 2-3 चीज़ें दिमाग में रखनी है, जो कि मैंने आपको लाइन से बता दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करते हैं तो वो आपका कहाँ से आता है, एक्सीलरेशन के डेफिनेशन से। और एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो उसको डेल टी ओवर डेल टी, सॉरी डेल वी ओवर डेल टी लिख लो, v1 v2 माइनस v1 में v और u रखो, t को t माइनस 0 और सॉल्व करके v इज इक्वल टू u प्लस at रिलेशन ला दो। सेकंड मैंने बताया था कि जो vt होता है वो आपका, उसका जो एरिया होता है उस कर्व का, वो आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से आता है। तो आप वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक को ट्रायंगल एक को रेक्टेंगल, दोनों का एरिया ऐड करना, सॉल्व करना, और सॉल्व करने के बाद में अपने आप एक इक्वेशन लिखने लगेगा जो कि क्या होता है, x इक्वल टू यू थ्री प्लस हाफ एडी स्क्वायर। उसी मैंने एरिया के इक्वेशन, जो मैंने एरिया का इक्वेशन लिया था उसी को मैं थर्ड इक्वेशन में इस्तेमाल करता हूँ। तो इस वाले स्टेप को मैं वहां से उठाया, उठाने के बाद में मैंने इसको और सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे t नहीं है, तो मुझे t का क्या कर दिया मैंने, रिप्लेस। और कहाँ से रिप्लेस किया, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो यहाँ से मैंने किसका वैल्यू निकाला, t का वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रखा। यहाँ रखने के बाद में अपने आप से यहाँ गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू। तो चुटकियों का खेल है, बस फॉर्मूला आगे पीछे करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, और सीधा सीधा 10 नंबर क्वेश्चन होता है, आंसर आ जाएगा सीधा। तो समझ में आई बात। तो इसको हम, एक और मेथड है। अब एक बात और, मैं यहाँ पे एक नोट लिखवाता हूँ जो मैं और स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था मुझे। क्या नोट है, वी कंसीडर दैट एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और मोशन इज यूनिफॉर्म। कुछ भी कह लो, एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और मोशन इज यूनिफॉर्म। ये सारी की सारी जो आप मैंने लिखी है ना, ये सब इक्वेशंस, ये सब इक्वेशन यूनिफॉर्म मोशन बॉडी के लिए ही क्या है, एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ये वाली सारी की सारी इक्वेशन यूनिफॉर्म के लिए क्यों अवेलेबल है, इसका मैं रीजन आपको देता हूँ जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, क्या ये इक्वेशंस का यूज यूजिंग अ कैलकुलस मेथड बताऊंगा। तो जब मैं कैलकुलस मेथड बताऊंगा ना, वहां पे इस पॉइंट, इस नोट का मैं आपको क्या दूंगा, वेरिफिकेशन दूंगा। ठीक है, वहां पे आपको इसको रिलेट कर दूंगा, क्योंकि वहां पे करने में अच्छा कनेक्शन बनेगा इसलिए। ठीक है, तो अभी आपको केवल याद रखना कि केवल ये किसके लिए वैलिड है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वैलिड है, जहां आपको एक्सेलरेशन क्या देखने को मिलता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मॉड्यूल में कैलकुलस मेथड करेंगे और एक दो एग्जांपल लेंगे। उनके बाद में मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, या रिएक्शन टाइम क्या होता है। ठीक है, ये थ्योरीज बताऊंगा, उसके बाद में रिलेटिव वेलोसिटी बताऊंगा और उसका न्यूमेरिकल कराऊंगा और चैप्टर को खत्म कर दूंगा। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से इसको रिवाइज करके आइए, क्योंकि जो कैलकुलस मेथड है वो इससे ही रिलेटेड है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।